एक काला भालू कॉलोनी में घुस आया था और लगता था कि उसने किसी को मार डाला है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं था, बल्कि मैंने तो खुद ही दरवाजा खोल दिया ताकि वह मुझे मार सके। असल में एक हफ्ते पहले मैं समय में पीछे चला गया था। मैं उस कॉलोनी में पहुंचा जहां एक हफ्ते बाद यह काला भालू घुसने वाला था और लोगों को मारने वाला था। यह भालू बेहद बुद्धिमान था, यहाँ तक कि इंसानों को अपनी मदद करने के लिए धमकाता भी था। मैंने कॉलोनी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब भी मैं मुख्य गेट पार करता मैं वापस अपने घर में पहुंच जाता। यहाँ तक कि काला भालू भी मानो प्रतिबंधित शब्द बन गया था। जैसे ही मैं ये दो शब्द बोलता मेरी आवाज गायब हो जाती। मैंने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कॉल नहीं लगती थी। जब मदद नहीं मिल सकती थी तो मुझे खुद को बचाना ही था। मैंने एक निर्माण कंपनी से संपर्क किया और अपने घर को एक ऐसे किले में बदलने की तैयारी शुरू कर दी जिसे कोई भेद न सके। सबसे पहले दीवारों और दरवाजों को 20 सेंटीमीटर मोटी स्टील प्लेटों से मजबूत किया गया। भार को ध्यान में रखते हुए अंदर ठोस धातु नहीं थी, बल्कि ऐसी मिश्र धातु और कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था जिसे मानो टैंक भेदी तोप भी न तोड़ सके। इसके बाद जलरोधक व्यवस्था की गई। भालू बहुत चतुर था, अगर उसने घर में पानी भर दिया तो मैं फंस जाता, इसलिए पूरे घर को सील कर दिया गया और पानी निकालने के लिए विशेष पाइप भी लगाए गए। उपन्यास में प्रॉपर्टी मैनेजर और भालू एक ही पक्ष में थे। वे लोगों को धोखे से बाहर निकालकर भालू का शिकार बनाते थे। मुझे शक था कि उसने पहले से ही पूरे परिसर पर नजर रखी हुई थी, इसलिए सारी निर्माण सामग्री केवल रात में ही लाई गई। काम जल्दी पूरा हो इसके लिए मैंने कई निर्माण टीमों को एक साथ लगा दिया ताकि 24 घंटे काम चलता रहे। घर की सारी बेकार चीजें फेंक दी गईं ताकि अंदर खुली जगह रहे। काम पूरा होने के बाद मेरा ड्राइंग रूम एक विशाल पिंजरे जैसा दिखता था। यह भालू के लिए तैयार किया गया मेरा कारागार था। एक बार अंदर आ जाए तो बाहर निकलना असंभव हो जाता। इसके अलावा मैंने गलियारों और लॉबी में निगरानी कैमरे लगवा दिए ताकि उसकी हर गतिविधि पर नजर रख सकूं। सौर ऊर्जा प्रणाली भी लगाई गई ताकि बिजली काटे जाने पर भी सब कुछ चलता रहे। मैंने आत्मरक्षा के लिए कुछ हथियार भी खरीद लिए। ड्राइंग रूम में शॉवर और एयर कंडीशनर लगाए गए। एयर कंडीशनर का तापमान 50 डिग्री तक जा सकता था और शॉवर आग बुझाने के लिए था। सिर्फ उसे कैद करना ही काफी नहीं था, मैं उसे यातना देना चाहता था। इस बार मैं देखना चाहता था कि शिकारी कौन है और शिकार कौन। रात के 12 बजे अचानक मुझे बाहर इलेक्ट्रॉनिक लॉक की आवाज सुनाई दी। अनलॉक विफल। मैंने मॉनिटर देखा। भालू अपनी आंख दरवाजे से सटाकर भीतर झांकने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि उसने अपने पंजे इलेक्ट्रॉनिक लॉक पर रखकर उसे खोलने की कोशिश भी की। मॉनिटर में पड़ोसी की गाली देने की आवाज सुनाई दी, लेकिन भालू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अचानक वह गुस्से में आ गया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। अगर यह उपन्यास की कहानी होती तो मैं अब तक बाहर निकलकर उसे डांट चुका होता और उसके एक ही पंजे के वार से मर गया होता। उसी समय मेरे फोन पर संदेश आया, दरवाजा मत खोलना, बाहर शायद एक भालू है। उसे बताने की जरूरत नहीं थी, मैं कैमरे में सब कुछ साफ देख रहा था। तभी 802 नंबर फ्लैट से फिर संदेश आया, मेरा दरवाजा लगभग टूट चुका है, लगता है अभी बिखर जाएगा। मैंने देखा था कि पिछले कुछ दिनों से आपके घर में निर्माण कार्य चल रहा था, क्या मैं आपके घर की बालकनी में आकर छिप सकता हूँ? मूल कहानी में पड़ोसियों से संपर्क करने का कोई प्रसंग नहीं था। लगता था कि मेरे आने से घटनाक्रम बदल गया था, लेकिन उसने मुझे कभी देखा भी नहीं था। फिर उसे कैसे पता चला कि मेरे घर में निर्माण हुआ था? मैंने जवाब दिया, माफ कीजिए, बालकनी पूरी तरह बंद है, अंदर नहीं आ सकते। कुछ देर तक टाइप कर रहा है, दिखाई देता रहा। फिर उसने लिखा, तो तुम सच में घर पर हो? मैं उसके शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाया, लेकिन इस स्थिति में मैं किसी पर दया दिखाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। मॉनिटर में भालू कुछ अधीर दिखाई दे रहा था। वह मुड़ा और मेरे दरवाजे पर हमला करने लगा, लेकिन मेरा मजबूत किया हुआ दरवाजा असाधारण रूप से कठोर था। कुछ देर बाद उसने कोशिश छोड़ दी। अगर यह दरवाजा टूट जाता तो निर्माण पर खर्च किए गए सारे पैसे बेकार हो जाते। अचानक फोन फिर बजा। रेजिडेंट्स ग्रुप में लोग शिकायत कर रहे थे, कौन है जो रात में इतना शोर कर रहा है? दरवाजा खोल दो, क्या मर जाओगे? अगर फिर इतना शोर हुआ तो मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को बुलाऊंगा, सोने भी दोगे या नहीं? तभी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की ओर से संदेश आया, कृपया प्रतीक्षा करें। भालू ने देखा कि वह मेरा दरवाजा नहीं तोड़ सकता, वह वहां से चला गया। मैंने सोचा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सच में तेज है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो शिकायत हुई थी, लेकिन इस बार उनकी ओर से कोई और जवाब नहीं आया। जब सबको लगा कि अब सब ठीक है, तभी ग्रुप में लगातार तस्वीरें आने लगी। कुछ तस्वीरें दीवारों की थीं, कुछ गलियारों की। लगातार तस्वीरों की वजह से फोन लगातार बजता रहा। पागल हो गए हो क्या? रात में सोने नहीं देते? कल तुम्हारी शिकायत करूंगा। तभी एक और तस्वीर आई, उसमें प्रॉपर्टी मैनेजर दिखाई दे रहा था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसका शरीर एक अजीब कोण पर मुड़ा हुआ था, मानो किसी ने उसे जबरन 2 हिस्सों में तोड़ दिया हो। ग्रुप में हड़कंप मच गया। क्या बकवास है? डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम बीमार हो क्या? अगले साल अगर मैं मेंटेनेंस फीस दूं तो मैं कुत्ता हूँ। मैं चुपचाप उनकी बहस देखता रहा, लेकिन एक बात अजीब थी। 802 नंबर वाला पड़ोसी जिसने सबसे पहले मुझे भालू के बारे में चेतावनी दी थी, अब पूरी तरह चुप था। कुछ तो गड़बड़ थी। तभी 802 से फिर संदेश आया, कृपया दरवाजा खोल दो, भालू अभी यहाँ नहीं है, मुझे डर है कि वह वापस आ जाएगा। तुमने ग्रुप में तस्वीरें देखी हैं, कृपया दरवाजा खोल दो। वह बार बार भालू के खतरनाक होने की बात कर रहा था, लेकिन ग्रुप में किसी को चेतावनी देने के बजाय सिर्फ मुझसे दरवाजा खोलने की विनती कर रहा था। फिर टाइप कर रहा है दिखाई दिया। मैंने बहुत देर इंतजार किया, लेकिन कोई नया संदेश नहीं आया। मॉनिटर में भालू फिर वापस आता दिखाई दिया, लेकिन
लेकिन इस बार उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। इंसानी खून उसके बालों से टपक रहा था और फर्श पर लाल निशान छोड़ रहा था। वह फिर मेरी आंख जैसी झिड़ी पीप होल से अंदर झांकने लगा। उसी समय प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की ओर से एक और संदेश आया। इस बार शब्द टूटे फूटे थे। माफ कीजिए, मैंने गलती से तस्वीरें भेज दी। दरवाजा खोलिए, 801 की जांच करनी है। 801। ये तो मेरा ही घर था। मैं मॉनिटर देख रहा था। काला भालू अपने हाथ में मानो कोई चीज घुमा फिरा रहा था। दरवाजा खोलो 801, दरवाजा खोलो 801, दरवाजा खोलो 801। ग्रुप में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट लगातार यही वाक्य दोहरा रहा था, लेकिन पड़ोसी अब अधीर हो चुके थे और उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया। 801, तुम दरवाजा खोल दो, उसे एक बार जांच करने दो बस। अगर कुछ गड़बड़ नहीं होगी तो वह चला जाएगा। रात के बीच में थोड़ी शांति नहीं रख सकते क्या? मैंने जवाब दिया, गलियारे में काला भालू है। क्या तुमने वह तस्वीर नहीं देखी? प्रॉपर्टी मैनेजर को वह पहले ही मार चुका है। तुरंत किसी ने कहा, मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हारा मतलब है कि भालू तस्वीरें खींचकर संदेश भेज रहा है? क्या आज कोई जासूसी उपन्यास चल रहा है? मैंने शांत स्वर में लिखा, मैं पहले ही चेतावनी दे चुका हूँ। मानना या न मानना तुम्हारी मर्जी है। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। इसके बाद ग्रुप अचानक शांत हो गया। जब मुझे लगा कि मामला यहीं खत्म हो गया है, तभी 802 ने अचानक ग्रुप में एक तस्वीर भेजी। 802 ने एक तस्वीर भेजी, लेकिन अगले ही पल उसने उसे वापस ले लिया। किसी ने पूछा, 802 तुमने क्या भेजा था? तुम भी 8वीं मंजिल पर रहते हो, आखिर सच में भालू है या नहीं? हर समय लोगों को डराना बंद करो। हालांकि तस्वीर हट चुकी थी, लेकिन मैं देख चुका था। वह फिर उसी काले भालू की तस्वीर थी। इसके बाद 802 फिर चुप हो गया। मैं भी चुप रहा। जो चेतावनी देनी थी दे चुका था। बाकी सब अब किस्मत पर निर्भर था। मॉनिटर में भालू ने देखा कि मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ, तो उसने फिर दरवाजा तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। उसके वार और भी ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे थे, लेकिन दरवाजा जरा भी नहीं हिला। अचानक वह 2 कदम पीछे हटा, फिर अपने पूरे शरीर के साथ दरवाजे से टकरा गया। एक जोरदार धमाका हुआ। भारी प्रतिघात के कारण वह खुद उछलकर पीछे जा गिरा। उसने सिर झटका, मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा दरवाजा इतना मजबूत हो सकता है। ये टक्कर उसे काफी लगी थी। वह फिर अपनी आंख पीपा होल के पास ले आया, लेकिन पीपा होल भी मैंने संशोधित कर रखा था। अचानक उसके भीतर से एक नुकीला कांटा बाहर निकला और सीधा उसकी आंख के पास चुभ गया। भालू दर्द से गरजा, फिर और भी जोर से दरवाजा पीटने लगा, लेकिन उसकी ताकत का दरवाजे पर कोई असर नहीं हुआ। ग्रुप में किसी ने पूछा, अभी वह आवाज क्या थी? मुझे तो किसी जंगली जानवर की दहाड़ जैसी लगी। डराओ मत यार, ये तो सच में डरावना है। भालू को चोट लगी थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार वह फिर कहीं और चला गया। अभी अभी सुनी गई आवाज की वजह से ग्रुप में बहस फिर शुरू हो गई। 801, वहाँ क्या हुआ? मैंने किसी के गरजने की आवाज सुनी। क्या सच में कोई भालू है? मैंने लिखा, मैंने पहले ही कहा था, लेकिन तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया। भालू मेरी तरफ से चला गया है। अब वह कहाँ गया है मुझे नहीं पता। किसी ने गाली देते हुए कहा, जल्दी पुलिस को बुलाओ। अभी भी चैट करने का समय है क्या? दूसरे ने जवाब दिया, मैंने पहले ही कोशिश की थी, लेकिन पुलिस को फोन ही नहीं लग रहा। अजीब बात है, संदेश भेजे जा सकते हैं लेकिन कॉल नहीं हो रही। तभी 802 ने लिखा, घबराओ मत, मेरा एक दोस्त पुलिस में है। हालांकि कॉल नहीं हो रही, लेकिन मैंने उसे संदेश भेज दिया है। वह थोड़ी देर में लोगों को लेकर आ जाएगा। बस 20 मिनट तक टिके रहो। मुझे यह 802 और भी संदिग्ध लगने लगा। वह सबसे पहले भालू को देखने वाला था, लेकिन अब तक चुप बैठा रहा। अब अचानक लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मैंने सीधे सवाल पूछा, 802 तुमने सबसे पहले भालू देखा था, तो फिर उसी समय सबको चेतावनी क्यों नहीं दी? मैं जानबूझकर दबाव बना रहा था। उसने जवाब दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। मैं तो बस लोगों की मदद करना चाहता था, इसलिए पुलिस को संदेश भेजा। तुरंत कुछ लोग उसके पक्ष में बोलने लगे, हाँ 802 ने तो कुछ गलत नहीं कहा, उल्टा तुम ही बार बार भालू और हत्या की बात कर रहे हो। फिर 201 नंबर फ्लैट से एक अजीब संदेश आया। मैंने दरवाजा खोल दिया, सब कुछ ठीक है। यह संदेश देखकर मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि इसकी भाषा बिल्कुल वैसी ही थी जैसी प्रॉपर्टी मैनेजर की मृत्यु के बाद आई थी। इसका मतलब था 201 का निवासी भी मारा जा चुका था। लेकिन बाकी लोगों ने उल्टा निष्कर्ष निकाला। देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ नहीं हुआ। 801 ही बेवजह डर फैला रहा है। मुझे तो लगता है इसकी नीयत ही खराब है। हाँ बिल्कुल, कौन सा भालू? सब 801 की चाल लगती है। 802 पर शक कर रहा है, जबकि खुद ही सबसे संदिग्ध है। चोर मचाए शोर। मैंने मन ही मन सोचा, इंसान का दिल सच में सबसे खतरनाक चीज है। जब भालू इनके सामने आएगा तब समझ आएगा। तभी 802 ने मुझे निजी संदेश भेजा, कृपया दरवाजा खोल दो, मैं सच में अब और नहीं टिक सकता। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने कैमरे की ओर देखा। वह काला भालू फिर लौट आया था। उसकी बदले की भावना बहुत प्रबल थी। वह मेरे हाथों कई बार अपमानित हो चुका था, इसलिए आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अचानक वह कैमरे की निगरानी सीमा से बाहर चला गया, लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की की ओर देखा, एक विशाल काली परछाई दिखाई दी। भालू मेरी खिड़की तक पहुंच चुका था। ये पहली बार था जब हम दोनों आमने सामने थे। वह शीशे के पार मेरा चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था। वह जोर जोर से खिड़की पर प्रहार करने लगा और मैंने आराम से एक कुर्सी खींची, उस पर बैठ गया और कोला पीते हुए उसे देखने लगा। जब उसने मेरी शांत मुद्रा देखी तो वह और भी क्रोधित हो गया। वह लगातार दहाड़ता रहा। मैंने होंठ हिलाकर कहा, क्या हुआ? खाना नहीं मिला क्या? कांच की ध्वनि रोधक क्षमता बहुत अच्छी थी, लेकिन ऐसा लगता था कि वह मेरे होंठ पढ़ सकता था। उसके प्रहार और भी हिंसक हो गए। तभी अचानक पूरा घर अंधेरे में डूब गया। किसी ने बिजली की मुख्य लाइन काट दी थी। ग्रुप फिर सक्रिय
सक्रिय हो उठा। क्या हुआ? तुम लोगों के यहाँ बिजली है ना? मेरे यहाँ तो चली गई। क्या ट्रांसफार्मर खराब हो गया? जल्दी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को बताओ। मेंटेनेंस फीस किस बात की देते हैं? ग्रुप में बहस जारी थी, लेकिन मैंने सीधे अपना वैकल्पिक विद्युत तंत्र चालू कर दिया। सौभाग्य से मैंने खुद की बिजली व्यवस्था बनाई थी, मुझे बिजली कटने का कोई डर नहीं था। तभी 802 ने पूछा, 801 तुम्हारे घर में अभी भी बिजली क्यों है? हालांकि वह मेरे बगल वाले फ्लैट में रहता था, लेकिन उसे मेरे बेडरूम की रोशनी दिखाई नहीं देनी चाहिए थी, जब तक कि वह बाहर से पूरी इमारत को न देख रहा हो। उसी क्षण मुझे सब समझ आ गया। 802 का निवासी इस समय अपने फ्लैट में नहीं था, वह बाहर कहीं से पूरी इमारत पर नजर रख रहा था और केवल मेरे घर की रोशनी जल रही थी। मूल कहानी में इस व्यक्ति का कोई उल्लेख नहीं था। लगता था कि मेरे आने से घटनाओं की एक पूरी नई श्रृंखला शुरू हो गई थी। अचानक मेरे मन में एक विचार आया, शायद यह वही चिड़ियाघर का निदेशक है, क्योंकि इस समय इमारत के बाहर रहकर सब कुछ देखने की क्षमता शायद उसी में हो सकती थी। तभी किसी ने ग्रुप में लिखा, मैं तो पहले से कह रहा था कि 801 में ही कुछ गड़बड़ है, यह हमें बाहर निकालकर खुद चोरी करना चाहता है। अब चुप क्यों हो गए? क्या मैंने सही पकड़ लिया? अगर हिम्मत है तो बाहर आओ, आओ आमने सामने बात करते हैं। मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तभी लिफ्ट अचानक खुल गई। उसमें से एक पीले बालों वाला लड़का निकला, जिसके हाथ में मोबाइल था। वह मेरे दरवाजे के सामने आकर चिल्लाने लगा, 801 मरने का नाटक बंद करो, मैं तुम्हारे दरवाजे के सामने खड़ा हूँ, हिम्मत है तो दरवाजा खोलो, रात में किसी को सोने नहीं दे रहे। क्या सच में सोचते हो कि कोई तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता? मैंने कैमरे में देखा, लगता था कि वह लाइव स्ट्रीम कर रहा था। कुछ देर बाद फोन पर नया संदेश आया, 700 वॉट ने अपनी लाइव स्ट्रीम साझा की थी। मैंने लिंक खोला, वह सचमुच मेरे दरवाजे के सामने खड़ा प्रसारण कर रहा था। ऊपरी कोने में लिखा था, अजीब पड़ोसी का पर्दाफाश। वह कैमरे से बोला, दोस्तों मेरा पड़ोसी रात भर लोगों को सोने नहीं दे रहा, ग्रुप में दावा कर रहा है कि यहाँ काला भालू है। मुझे तो लगता है वह पागल है, और अगर सच में भालू हुआ भी तो मुझे उससे कोई डर नहीं। दोस्तों बताओ तो सही। मैंने तुरंत उसे सबक सिखाने का फैसला किया। वह मोबाइल हाथ में लेकर मेरे दरवाजे तक आया और जोर से 2 लातें मारी। हिम्मत है तो दरवाजा खोलो, कछुए की तरह अंदर मत छिपो। मैंने ग्रुप चैट में उसे एक बार समझाने की कोशिश की, क्योंकि उस समय काला भालू मेरे घर की बालकनी से गायब हो चुका था और जल्द ही इमारत के अंदर वापस आने वाला था। लेकिन वह लगातार दरवाजा पीटता और चिल्लाता रहा, बाहर आने की हिम्मत नहीं है क्या? इस दिमाग के साथ मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अंदर कितने दिन छिप सकते हो। आगे से याद रखना लोगों से कैसे पेश आना चाहिए। उसके हास्यास्पद चेहरे को देखकर मैं हंस पड़ा। मेरे पास जो सामान जमा था उसके सहारे मैं 6 महीने तक अंदर रह सकता था। लाइव स्ट्रीम में वह पीले बालों वाला लड़का लगातार शिकायत करता रहा। वह खुद को जनता का रक्षक बता रहा था, मानो न्याय का अवतार हो। अचानक उसके पीछे एक विशाल काली परछाई उभरी। वह पलटा और उसके सामने लगभग 2 मीटर ऊंचा एक काला भालू खड़ा था। भालू ने एक ही झटके में उस पर हमला कर दिया। हे भगवान, सच में भालू है? मैं तो अभी 8वीं मंजिल पर तमाशा देखने जाने वाला था। अच्छा हुआ बाहर नहीं निकला। पुलिस कब आएगी? बहुत डर लग रहा है। अभी अभी कपड़े बदले थे, फिर गीले हो गए। वह पीले बालों वाला लड़का बच नहीं सकता था। एक ही बार में उछलकर दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। उधर निवासी समूह में सबने 802 को टैग करना शुरू कर दिया। 802 तुम्हारा पुलिस वाला दोस्त कब आएगा? उसे हथियार भी साथ लाने को कहना। हाँ जल्दी पता करो। लेकिन उसी समय 802 ने मुझे निजी संदेश भेजा, मेरा दोस्त आ गया है, तुम निकलना चाहते हो या नहीं? अगर निकलना है तो अभी बाहर आ जाओ, मैं उसे कहूंगा कि तुम्हें भी साथ ले जाए। उसकी एक भी बात पर मुझे विश्वास नहीं था। वास्तविक दुनिया में भी कोई इतनी आसानी से भला नहीं होता, फिर ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल नहीं। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, फिर भी वह बार बार संदेश भेजता रहा। उसका धैर्य किसी शिकारी कुत्ते से भी अधिक था। या तो वह मुझे धोखा देना चाहता था या मुझे मरवाना चाहता था। उसी समय मॉनिटर अचानक हिलता हुआ दिखाई दिया। 802 का दरवाजा खुला और उसके फ्लैट के अंदर से एक और काला भालू बाहर निकला। सौभाग्य से मैंने उसकी बात नहीं मानी थी। मुझे शुरू से ही लग रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। यह भालू पहले वाले से छोटा था, लेकिन उसकी चाल ढाल और हाव भाव किसी इंसान जैसे थे। क्या यह सचमुच किसी अलौकिक शक्ति से प्रभावित था? दोनों भालू गलियारे में गायब हो गए। कुछ ही देर बाद इमारत में अलग अलग दिशाओं से चीखें और भालुओं की दहाड़ सुनाई देने लगी। ज्यादा समय नहीं बीता था कि दोनों भालू फिर मेरे दरवाजे के सामने लौट आए। लगता था कि जिन्होंने 802 पर भरोसा किया था वे सब मारे जा चुके थे। उनके शरीर पर खून के लाल धब्बे लगे हुए थे। स्पष्ट था कि अभी अभी उन्होंने कई लोगों पर हमला किया था। दोनों भालू आपस में कुछ संकेतों से संवाद कर रहे थे। वे मुझे छोड़ने के मूड में नहीं थे, लेकिन यही तो मैं चाहता था। मुझे डर था कि कहीं वे मेरे पास न आए। इस बार मैं देखना चाहता था कि शिकारी कौन है और शिकार कौन। यह पूरा घर मूल रूप से उन्हीं के लिए तैयार किया गया था। मैंने सोचा था कि हमेशा अंदर छिपा रहूंगा, लेकिन अब साफ था जब तक मैं उन्हें अंदर नहीं आने दूंगा वे पीछा नहीं छोड़ेंगे। अचानक दरवाजे के सामने एक रहस्यमय आदमी दिखाई दिया। साथी, मैं चिड़ियाघर का निदेशक हूँ। चिंता मत करो, काले भालुओं को हमने मार गिराया है। तुम्हें हुई असुविधा के लिए माफी चाहता हूँ। यदि संभव हो तो दरवाजा खोलो। मैं व्यक्तिगत रूप से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं मन ही मन हंसा। झूठ बोलने की भी हद होती है। इतने बड़े भालू उसके बगल में खड़े थे। क्या वह मुझे अंधा समझ रहा था? अच्छा हुआ मैंने पहले ही निगरानी कैमरे लगा रखे थे, वरना शायद मैं सचमुच दरवाजा खोल देता। साथी, दरवाजा खोलो। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। अब यह तय हो चुका था कि चिड़ियाघर का निदेशक भी किसी न किसी तरह इसमें शामिल था। बस मुझे अभी तक यह समझ नहीं आया था कि वह इन दोनों
दोनों भालुओं को कैसे नियंत्रित कर रहा था। लेकिन जब सब मेरे दरवाजे पर पहुंच ही गए थे तो क्यों ना शुरुआत कुछ हल्के मनोरंजन से की जाए। मैंने मोबाइल से मुख्य दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही दोनों भालू बेहद उत्साहित हो गए। वे दहाड़ते हुए अंदर घुस पड़े, मानो मुझे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हो। चिड़ियाघर का निदेशक एक क्षण के लिए झिझका, फिर वह भी अंदर आ गया। जैसे ही वे भीतर पहुंचे मैंने मोबाइल से दरवाजा बंद कर दिया। पूरा ड्राइंग रूम उसी क्षण उनके लिए बने पिंजरे में बदल गया। आनंद लो, अब खेल बदल चुका है। मैंने ड्राइंग रूम की सारी लाइटें बंद कर दी। पूरा कमरा घने अंधकार में डूब गया। जेल में रह चुके लोग जानते हैं कि एक बेहद कठोर सजा होती है। अंधेरी कोठरी, वहाँ न कोई आवाज होती है न कोई संपर्क। थोड़ी देर रहो तो बेचैनी शुरू हो जाती है, ज्यादा देर रहो तो मानसिक संतुलन टूटने लगता है। दोनों भालू अंधेरे में इधर उधर भागते रहे, लेकिन बाहरी दरवाजा खुल नहीं सकता था। एक बार अंदर आ गए तो बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ दो। काफी देर बाद उन्हें समझ आ गया कि भागना बेकार है। वे जमीन पर बैठ गए और ऊर्जा बचाने लगे। जानवर इंसानों से अलग होते हैं, वे प्रकृति से आते हैं। अकेलेपन को इंसानों से कहीं बेहतर सह सकते हैं, लेकिन निदेशक के साथ ऐसा नहीं था। सिर्फ 2 घंटे बाद ही वह बेचैन होने लगा। उसने दोनों भालुओं को बाहर निकलने का रास्ता खोजने का आदेश दिया। उन्होंने कई बार कोशिश की, हर बार असफल रहे। तब उसने फिर उन्हें आदेश दिया, लेकिन बड़ा भालू अब अधीर हो चुका था। उसने एक ही थप्पड़ में निदेशक को दूर उछाल दिया। मैं सोचता था कि निदेशक उन्हें नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वह भी आखिरकार एक कठपुतली ही निकला। निदेशक जमीन पर पड़ा कुछ बार तड़पा, फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। उस एक प्रहार ने उसके शरीर को बुरी तरह मोड़ दिया था। इसे ही कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने एयर कंडीशनर चालू किया और तापमान 50 डिग्री पर सेट कर दिया। ड्राइंग रूम में लगातार गर्म हवा भरने लगी। दोनों भालुओं को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वे चारों ओर देखने लगे। आधे घंटे बाद कमरे का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया और लगातार बढ़ रहा था। भालू गर्मी से परेशान होकर दरवाजों पर हमला करने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर बाद तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया। दोनों भालू पूरी तरह थक चुके थे। मैंने जानबूझकर ऊपर लगे स्प्रिंकलर चालू कर दिए। पानी तेजी से बरसने लगा। उन्हें लगा कि शायद बचने का रास्ता मिल गया, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि हर बार पानी गिरने के साथ कमरे की स्थिति और भी खतरनाक हो रही थी। अब महसूस करो भुन जाने का अनुभव कैसा होता है। मैंने पूरे ड्राइंग रूम में बिजली प्रवाहित कर दी। कमरे का फर्श पानी से भरा हुआ था। एक ही पल में 220 वोल्ट की धारा पूरे क्षेत्र में फैल गई। दोनों भालू बिजली की चपेट में आ गए। अलविदा काले भालुओं, आखिरकार शिकारी नहीं शिकार ही निकले। 1 घंटे बाद पुलिस कॉलोनी पहुंची और दोनों भालुओं को ले गई। मेरा जीवन भी धीरे धीरे फिर सामान्य होने लगा, लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने एक नया दृश्य उभरा। अगले अध्याय में प्रवेश की उलटी गिनती 23 मैं चौंक गया। यह क्या है? काउंटडाउन अभी भी चल रहा है। 23 घंटे 29 मिनट। वह ठंडी निर्जीव आवाज फिर मेरे दिमाग में गूंज उठी। उसने मुझे याद दिलाया यह केवल पहले अध्याय का अंत था और अगला भयावह अध्याय पहले ही रास्ते में था। यह अभिशप्त खेल क्या इंसान को सांस लेने का मौका भी नहीं देगा? क्या सचमुच हमें अंतहीन निराशा की ओर धकेलना चाहता है? मेरे पास शोक मनाने का समय भी नहीं था, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इस अजीब दुनिया में रुक जाना ही मौत को बुलाने जैसा था। मैंने पोछा उठाया और ड्राइंग रूम में फैले पानी और खून के निशानों को साफ करना शुरू कर दिया। पानी धीरे धीरे उन निकासी पाइपों से बाहर बह रहा था जिन्हें मैंने पहले से तैयार कर रखा था। इन टाइलों को कम से कम 3 बार रगड़ना पड़ेगा। पूरी जगह इन जानवरों की बदबू से भरी हुई है। सच में घिनौना है। काम करते हुए मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। पहले अध्याय में परीक्षा मेरे दरवाजे की मजबूती की थी, तो दूसरे अध्याय में क्या होगा? क्या और भी भयानक राक्षस आएंगे या कोई चरम प्राकृतिक आपदा? अगर अगली बार भीषण ठंड आई तो क्या मेरा हीटिंग सिस्टम पर्याप्त होगा? शायद मुझे जाकर फिर से रजाइयों और कंबलों का भंडार जांचना चाहिए। मैं खिड़की के पास गया और बाहर झांका। पूरा परिसर अंधेरे में डूबा हुआ था। स्ट्रीट लाइटें टिमटिमा रही थीं। जो पड़ोसी बच गए थे वे शायद अपने बिस्तरों में दुब के कांप रहे होंगे। मुझे किसी उद्धारकर्ता जैसा गर्व महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था हम सब इस खेल के मोहरे मात्र थे। लेकिन चाहे अगली लहर में जो भी आए, मैं जिंदा रहूंगा। कोई मेरी जान नहीं ले सकता। मैंने एक बार फिर जनरेटर और राशन की जांच की। ईंधन पर्याप्त था, पानी भी भरपूर था। फिर मैं लाइट बंद करके बिस्तर पर लेट गया। मेरी निगाहें उस लगातार घटते हुए काउंटडाउन पर टिकी थीं। मैं अगली बाजी शुरू होने का इंतजार कर रहा था। समय धीरे धीरे बीतता रहा। मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। फोन की स्क्रीन बार बार चमक रही थी। वह रेजिडेंट्स ग्रुप के संदेश थे। काला भालू मर चुका था, लेकिन भय अभी भी जिंदा था। लोग लगातार हुई त्रासदी पर चर्चा कर रहे थे और उससे भी ज्यादा लोग अपने मारे गए परिजनों को याद कर रहे थे। 801, तुम्हारे घर में बिजली है ना? क्या थोड़ी बिजली हमें दे सकते हो? मेरी माँ को दिल की बीमारी है। ऑक्सीजन मशीन बंद हो गई है। हाँ, तुम्हारे घर की सुरक्षा तो बहुत अच्छी है। तुम्हारे पास खाना भी होगा ना? मेरी बेटी भूख से रो रही है। मैंने इन संदेशों को पढ़ा और हल्का सा व्यंग्यात्मक मुस्कुराया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अब इन्हें मेरी जरूरत पड़ रही थी। लेकिन जब ये मुझे पागल कह रहे थे, जब मुझ पर चोरी का आरोप लगा रहे थे, तब इतनी विनम्रता कहाँ थी? उसी समय एक अजीब बात हुई। 802 नंबर फ्लैट का दरवाजा, जो अब तक बंद था, फिर खुल गया। कैमरे में मैंने देखा लाल रंग का कोट पहने एक व्यक्ति चुपके चुपके गलियारे में निकल आया। चिड़ियाघर का निदेशक तो मर चुका था, तो यह कौन है? वह व्यक्ति कुछ देर तक गलियारे में घूमता रहा। फिर उसने हर दरवाजे पर एक सफेद कागज चिपकाना शुरू कर दिया। जब वह मेरे दरवाजे के सामने पहुंचा,
मैंने सांस रोक ली। उसने दरवाजा नहीं खटखटाया, बस कैमरे की ओर देखा और एक विचित्र मुस्कान दी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसका चेहरा मरे हुए निदेशक के चेहरे से बिल्कुल मिलता था। क्या वह उसका जुड़वा भाई था, या फिर क्या वह इंसान ही नहीं था? मैं ध्यान से देखने ही वाला था कि वह आकृति धुएं की तरह कैमरे से गायब हो गई। उसी समय ग्रुप में एक तस्वीर आई। यह क्या है? मेरे दरवाजे पर यह कागज किसने चिपकाया? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने तुरंत फोन की ओर देखा। काउंटडाउन दिखा रहा था। अगले अध्याय के शुरू होने में केवल 12 घंटे शेष। जब काउंटडाउन 0 पर पहुंचा, कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई भयानक आवाज नहीं आई। इसके बजाय पूरी दुनिया एक अजीब खामोशी में डूब गई। मैं खिड़की तक गया और जो दृश्य मैंने देखा उसे देखकर मेरी सांस रुक गई। कुछ ही क्षण पहले तक गर्म और उमस भरी रात थी, लेकिन अब आसमान से घने बर्फ के फाहे गिर रहे थे। इतनी ठंड, तापमान अविश्वसनीय गति से गिर रहा था। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि खिड़कियों पर मोटी बर्फ जम गई। बाहर का तापमान 30 डिग्री से सीधे -20 डिग्री तक पहुंच गया और लगातार गिर रहा था। ग्रुप में अफरा तफरी मच गई। बचाओ! मेरी पानी की पाइप फट गई। अचानक बर्फ कैसे गिरने लगी? बहुत ठंड है, सच में बहुत ठंड। हीटर काम नहीं कर रहा। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कहाँ है? सब मर गए क्या? मैंने तुरंत अपने घर का केंद्रीय हीटिंग सिस्टम चालू कर दिया, तापमान अधिकतम स्तर पर सेट कर दिया। सौभाग्य से जब मैंने दीवारों को मजबूत कराया था तब इंसुलेशन की परत भी लगवाई थी। अभी घर के भीतर कुछ हद तक गर्मी बनी हुई थी। अच्छा हुआ मैंने पहले से चरम मौसम की संभावना सोची थी। ये मिश्र धातु और कार्बन फाइबर की दीवारें सच में कमाल हैं। मैं स्टोर रूम में गया, एक मोटी डाउन जैकेट निकाली और पहन ली। फिर बैकअप पावर सिस्टम की जांच की, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। यह बर्फ सामान्य नहीं थी। मैंने गौर से देखा, बर्फ के फाहे मानो जीवित थे। वे खिड़की की दरारों से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मैंने पूरा घर सील किया था, फिर भी हड्डियां जमा देने वाली ठंड अंदर तक पहुंच रही थी। तभी गलियारे से भारी कदमों की आवाज आई। वह भालू की दौड़ नहीं थी, यह किसी कठोर वस्तु के घिसटने जैसी आवाज थी। आ गए, नए अध्याय के मेहमान आ गए। मैं निगरानी स्क्रीन को घूरने लगा और तभी मैंने उसे देखा। गलियारे में एक व्यक्ति खड़ा था। उसका पूरा शरीर सफेद बर्फ से ढका हुआ था। वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था। हर कदम पर उसके पैरों के नीचे बर्फीले क्रिस्टल बन रहे थे। मैं उसे पहचान गया। वह वही पड़ोसी था जिसे पहले काले भालू ने मार दिया था। उसकी आंखें अब धूसर सफेद हो चुकी थी। त्वचा भयावह नीले बैंगनी रंग की दिखाई दे रही थी, लेकिन वह फिर से जीवित था। जॉम्बी नहीं, यह किसी ठंडी शक्ति द्वारा नियंत्रित कठपुतली जैसा लग रहा है। वह बर्फीला व्यक्ति 301 नंबर फ्लैट के सामने जाकर रुक गया। उसने भालू की तरह दरवाजा नहीं तोड़ा। उसने बस धीरे से अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा और फिर अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। पूरी धातु की सुरक्षा दरवाजा कुछ ही सेकंड में बर्फ से ढक गया। फिर उसने हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा कांच की तरह टूटकर बिखर गया। भौतिक सुरक्षा इस तरह की ठंडी शक्ति के सामने बेकार है। 301 के भीतर से दर्द भरी चीखें सुनाई दी, लेकिन वे जल्दी ही बंद हो गईं। अब केवल बर्फ टूटने की आवाज आ रही थी। मुझे तुरंत कुछ करना था। अगर मेरी सुरक्षा दरवाजे के साथ भी ऐसा हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। मैं दौड़कर ड्राइंग रूम में पहुंचा। एयर कंडीशनर के वेंट ऐसे सेट किए कि गर्म हवा सीधे मुख्य दरवाजे पर पड़े। फिर मैंने दूसरा सिस्टम चालू किया। चलो देखते हैं। यह वही गर्मी आधारित रक्षा प्रणाली है जो मैंने चरम ठंड के लिए तैयार की थी। दरवाजे के भीतर लगाए गए उच्च प्रतिरोध तारों में बिजली प्रवाहित होने लगी। कुछ ही सेकंड में पूरा दरवाजा तपने लगा। बाहर जमी बर्फ पास पहुंचने से पहले ही भाप बनकर उड़ने लगी। वह बर्फीला व्यक्ति शायद मेरे घर की गर्मी महसूस कर चुका था। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया। बाहर खड़ा वह बर्फीला प्राणी दरवाजे की गर्मी से मानो डर गया। कुछ देर तक वह वहीं घूमता रहा, फिर अचानक मुड़ा और लिफ्ट की ओर चल पड़ा। मैंने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि दरवाजे पर फिर दस्तक हुई, लेकिन इस बार दस्तक किसी इंसान की उंगलियों की थी। लीचिंग, लीचिंग, क्या तुम अंदर हो? कृपया दरवाजा खोलो। मेरी बेटी। मैंने पीप होल से बाहर देखा। वह 502 नंबर फ्लैट की वही युवा माँ थी। वह अपनी बाहों में अपनी बेटी को सीने से लगाए हुए थी। बच्ची ठंड से सिकुड़कर एक गेंद जैसी हो गई थी। उसकी टोपी पर सफेद बर्फ जमी हुई थी और होंठ ठंड से कांप रहे थे। मूल कहानी में यही औरत आधी रोटी के लिए मूल नायक को कैंची से मारने तक की कोशिश कर चुकी थी। मैंने लंबी सांस ली, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। इस प्रलय जैसी दुनिया में दयालुता सबसे महंगी चीज थी। तुम चली जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। छत पर जो मशीन रूम है वहाँ शायद अभी कुछ गर्मी बची हो। वह तुरंत चिल्लाने लगी, ली चिंग, तुम्हारे पास बिजली है, हीटर है, तुम हमें मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हो? हम पड़ोसी हैं, तुम्हारा भी बुरा अंत होगा। वह पागलों की तरह मेरे दरवाजे को पीटने लगी। उसकी चीखों की वजह से वह बर्फीला प्राणी जो पहले जा चुका था फिर लौट आया। और सिर्फ एक नहीं, कैमरे में मैंने देखा कि गलियारे में ऐसे ही 3 और बर्फीले प्राणी दिखाई दिए। कमबख्त, यह मूर्ख औरत सारे राक्षसों को यहाँ खींच लाएगी। कैमरे में मैंने देखा एक बर्फीले प्राणी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। उसने आखिरी बार निराशा से चीख मारी, फिर उसका पूरा शरीर कुछ ही सेकंड में बर्फ की मूर्ति बन गया। उसे मारने के बाद वे सभी फिर मेरे दरवाजे की ओर मुड़ गए। इस बार वे पीछे नहीं हटे। उन्होंने एक साथ अपने हाथ दरवाजे पर रख दिए। स्थिति खराब थी। मेरे हीटिंग सिस्टम की गर्मी अब उनकी बर्फीली शक्ति से पीछे पड़ रही थी। दरवाजे से चरमराहट की आवाज आने लगी। ठंडी हवा की पतली धारें दरारों से भीतर घुसने लगी। मैंने अपने हाथ में बची आखिरी विशेष हथियार की ओर देखा। वह मेरी अंतिम ट्रुप की चाल थी। अगर अंदर आना ही चाहते हो तो तुम्हें असली अग्निकुंड दिखाता हूँ। दरवाजे पर जमी बर्फ की परत
इमारत लगातार मोटी होती जा रही थी। उच्च प्रतिरोधी तार पूरी शक्ति से गर्म हो रहे थे, फिर भी बाहर खड़े 4-5 बर्फीले प्राणियों की सामूहिक ठंडक का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। धातु का दरवाजा भयावह आवाजें निकालने लगा, मानो किसी भी क्षण टूट जाएगा। ये राक्षस मिलकर हमला करना भी जानते हैं। इस बर्फ वाले अध्याय की कठिनाई काले भालू से कहीं ज्यादा है। जैसे ही ठंड कमरे में घुसने लगी, मैं पीछे नहीं हटा। मैंने सोफे के पीछे से आधे इंसान जितना ऊंचा लाल रंग का एक सिलेंडर खींचकर बाहर निकाला। यह वही उच्च दाब ऊष्मा प्रक्षेपक था जिसे मैंने घर मजबूत करते समय विशेष रूप से बनवाया था। मूल योजना इसे उस निदेशक के लिए बचाकर रखने की थी, लेकिन अब इन राक्षसों पर ही इसका परीक्षण होने वाला था। मैंने सीधे दरवाजा नहीं खोला, इसके बजाय मोबाइल से दरवाजे के ऊपर लगे आपातकालीन वेंट को सक्रिय किया। वह मूल रूप से वायु प्रवाह के लिए लगाया गया था। अब वह मेरी फायरिंग पोर्ट बनने वाला था। लो, अब इसका स्वाद चखो। गहरे लाल रंग की आग की एक लंबी धारा वेंट से बाहर निकली। एक ही क्षण में उसने बाहर मौजूद बर्फीले वातावरण को निगल लिया। भयानक गर्मी और अत्यधिक ठंड के टकराने से पूरा गलियारा घने सफेद भाप से भर गया। कैमरे में दिखाई दिया, वे बर्फीले प्राणी अचानक आई गर्मी से पूरी तरह चौंक गए थे। उनके शरीर पर जमी बर्फ तेजी से पिघलने लगी। नीचे से सूखी और सड़ी हुई त्वचा दिखाई देने लगी। आग में जलते हुए वे कर्कश चीखें निकाल रहे थे। अगर साधारण सुरक्षा तुम्हें नहीं रोक सकती, तो 2000 डिग्री की यह अग्नि कैसी लग रही है। सबसे आगे वाला बर्फीला प्राणी आग की मार से टूटने लगा। उसका शरीर फटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तन की तरह बिखरने लगा। आखिरकार वह जमीन पर गिर पड़ा और काले पानी के ढेर में बदल गया। बाकी राक्षसों ने स्थिति बिगड़ती देख पीछे हटना शुरू कर दिया। वे मुड़े और कठोर हरकतों के साथ लिफ्ट की ओर भाग गए। पहली लहर को पीछे धकेलने के बाद भी मैंने लापरवाही नहीं की। मैंने दरवाजे की हीटिंग शक्ति और बढ़ा दी, साथ ही एयर कंडीशनर की गर्म हवा भी अधिकतम कर दी। घर का तापमान स्थिर बनाए रखना जरूरी था, लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही थी। ये राक्षस बहुत व्यवस्थित तरीके से पीछे हटे, मानो कोई उन्हें आदेश दे रहा हो। मैंने कैमरों की फीड बदल बदल कर देखनी शुरू की। मैं उस लाल कोट वाले आदमी को खोज रहा था, लेकिन गलियारे में अब सिर्फ बर्फ और कुछ जमी हुई लाशें दिखाई दे रही थीं। तभी मेरी नजर एक विचित्र बात पर गई। 201, 301 और बाकी फ्लैटों में जो लोग छिपे हुए थे, उनके सभी दरवाजे अब खुले हुए थे। क्या सबको पकड़ लिया गया? मैंने रिकॉर्डिंग को धीमी गति में चलाया। तब सच्चाई सामने आई, जब बर्फीले प्राणी मेरे दरवाजे पर हमला कर रहे थे। उसी समय कुछ और धूसर रंग की आकृतियां दूसरे फ्लैटों में घुस रही थी। वे पहले वालों से कहीं तेज थी। कई पड़ोसियों को तो चीखने का मौका भी नहीं मिला। उन्हें सीधे अंधेरे गलियारे में घसीट लिया गया। यह देखकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह साधारण हत्या नहीं थी, यह तो योजनाबद्ध तरीके से लोगों की कटाई जैसा था। इस परिसर में आखिर छिपा क्या है? सिस्टम जिस अध्याय की बात कर रहा था, क्या वह पूरी इमारत के लोगों को ऐसे राक्षसों में बदलना चाहता है? रेजिडेंट्स ग्रुप पूरी तरह शांत हो चुका था। आखिरी संदेश उसी 502 वाली औरत का मदद का अनुरोध था। उसके बाद सिर्फ मौत जैसी खामोशी, और यह खामोशी काले भालू की दहाड़ से भी ज्यादा भयावह थी। मैं स्टोर रूम में गया, अपने विशेष हथियारों वाले बक्से की जांच की। अभी भी 2 ऐसे हथियार बचे थे जिन्हें मैंने इस्तेमाल नहीं किया था। यही मेरे अंतिम संघर्ष की उम्मीद थी। चाहे इंसान हो या राक्षस, जो भी मेरे घर पर नजर डालेगा, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। भीषण ठंड शुरू हुए 6 घंटे हो चुके थे। खिड़की के बाहर बर्फ दूसरी मंजिल तक जमा हो चुकी थी। पूरी इमारत अब सफेद वीराने के बीच एक अकेले द्वीप जैसी लग रही थी। मैं कैमरों के सामने बैठा था, यंत्रवत तरीके से मुंह में ऊर्जा बिस्कुट डाल रहा था। तभी स्क्रीन पर एक परिचित आकृति दिखाई दी। वह लाल कोट वाला आदमी था। वह फिर मेरे दरवाजे के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक गर्म भाप छोड़ता हुआ थर्मल बॉक्स था। दिलचस्प, यह आदमी -50 डिग्री तापमान में भी आराम से घूम रहा है। उसने कैमरे की ओर देखकर धीरे धीरे डिब्बा खोला। अंदर कोई हथियार नहीं था। वहाँ एक कटोरी गर्मा गर्म लाल भुना मांस रखा था। उसकी भाप अभी भी उठ रही थी। वह मुस्कुराया। श्रीमान ली, घबराइए मत, मैं उन बेवकूफ बर्फीले प्राणियों जैसा नहीं हूँ। मैं व्यापार की बात करने आया हूँ। मैंने ठंडी आवाज में कहा। व्यापार? तुमने मेरे सारे पड़ोसियों को मरवा दिया और अब व्यापार की बात कर रहे हो? वह शांत रहा। वे मूर्ख लोग सिर्फ उपभोग की वस्तुएं थे, लेकिन तुमने अपनी कीमत साबित की है। इस इमारत को एक नए प्रशासक की जरूरत है। अगर तुम हमारे साथ जुड़ जाओ तो यह मांस तो सिर्फ शुरुआत है। मैं स्क्रीन पर रखी उस आकर्षक डिश को देखता रहा, लेकिन मेरे भीतर केवल सावधानी थी। इस प्रलय में कोई भी असामान्य उपहार अक्सर जानलेवा कीमत लेकर आता था। मैंने सीधा जवाब दिया, मुझे प्रशासक बनने में कोई रुचि नहीं है। मैं सिर्फ अपने घर की रक्षा करना चाहता हूँ। अपना सामान उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। लाल कोट वाला आदमी नाराज नहीं हुआ। उसने थर्मल बॉक्स नीचे रखा, फिर एक उंगली उठाकर धीरे से हिलाई। इतनी जल्दी मना मत करो। अगला काउंटडाउन शुरू होने से पहले तुम खुद मुझसे अंदर आने की भीख मांगोगे, क्योंकि इस इमारत का असली मालिक। इतना कहकर वह मुड़ा और उसकी आकृति अजीब तरीके से ठंडी धुंध में गायब हो गई। मैं उस थर्मल बॉक्स को घूरता रह गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लाल कोट वाला आदमी गए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि अचानक मॉनिटर ने तीखी चेतावनी की आवाज निकाली। स्क्रीन पर मैंने देखा, फटे पुराने कपड़े पहने लोगों का एक समूह सीढ़ियों से चढ़कर 8वीं मंजिल की ओर आ रहा था। वे राक्षस नहीं थे, वे ही पड़ोसी थे जो पहले लापता हो गए थे। उनके हाथों में कुल्हाड़ियां, लोहे की पाइपें और यहाँ तक कि खुद बनाए हुए मशाल भी थी। हर व्यक्ति की आंखों में पागलपन भरा हुआ था। वे मरे नहीं थे, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति पूरी तरह असामान्य लग रही
थी। सबसे आगे 301 वाला मध्यम आयु का आदमी था। उसका शरीर ठंड से नीला पड़ चुका था, फिर भी मानो उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। सीढ़ियां चढ़ते हुए वह लगातार चिल्ला रहा था, ली चिंग, दिव्य औषधि बाहर निकालो। मिस्टर रेड ने कहा है कि अगर हम तुम्हारे घर का दिव्य जल पी लें तो हमें फिर कभी ठंड नहीं लगेगी। उसी क्षण मुझे सब समझ आ गया। वह लाल कोट वाला आदमी सिर्फ राक्षसों का उपयोग नहीं कर रहा था, वह इंसानी लालच का भी इस्तेमाल कर रहा था। वह इन बचे हुए लोगों को मोहरे बनाकर मेरे घर की सुरक्षा कमजोर करना चाहता था। दिव्य जल कहानी गढ़ने में तो माहिर है। कुछ ही देर में दर्जनों पड़ोसी मेरे दरवाजे के सामने जमा हो गए। इस बार वे मदद नहीं मांग रहे थे, वे जंगली जानवरों की तरह दीवारें खोदने लगे। उन्हें पता था कि दरवाजा बहुत गर्म है, इसलिए उन्होंने दीवार तोड़कर अंदर घुसने की योजना बनाई। मैंने मन ही मन हंसते हुए कहा, इन दीवारों के भीतर पूरी मिश्र धातु की स्टील प्लेटें लगी हैं। तुम लोग अगले साल तक खोदते रहो, तब भी नहीं पार कर पाओगे। लेकिन मैंने उनकी सनक को कम आंका था। उन्होंने दरवाजे के सामने ज्वलनशील सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वे आग लगाकर मेरे सीलिंग सिस्टम को पिघलाना चाहते थे। पूरी तरह पागल हो चुके हैं। अगर अपनी जान की परवाह नहीं है तो मुझे भी दया दिखाने की जरूरत नहीं। मैंने फर्श के नीचे लगे लाल स्विच को दबा दिया। यह व्यवस्था मूल रूप से उस स्थिति के लिए बनाई गई थी जब काला भालू जमीन खोदने की कोशिश करे। मैंने अंतिम चेतावनी दी, पीछे हट जाओ वरना परिणाम तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। इस बार मैंने कोई झिझक नहीं दिखाई। मैंने चौथे जाल का सक्रिय बटन दबा दिया। कुछ ही सेकंड में जोरदार धात्विक आवाजें गूंज उठी। मुख्य दरवाजे के दोनों ओर की फर्श अचानक खुल गई। उसके भीतर से चमकदार मिश्र धातु के नुकीले कांटे बाहर निकल आए। सबसे आगे खड़े कई पड़ोसी तुरंत पीछे हट गए। हालांकि मैंने शक्ति नियंत्रित रखी थी। कांटों ने सिर्फ उनके कपड़ों और जूतों को छेदा था, लेकिन अचानक सक्रिय हुए इस जाल ने पूरे समूह को डरा दिया। मैंने इंटरकॉम से कहा, यह सिर्फ चेतावनी है। जो अगला कदम आगे बढ़ाएगा अगली बार कांटे उसके पैरों को भेदेंगे। कुछ क्षण पहले तक उन्मादी भीड़ अचानक शांत पड़ गई। 301 वाले आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। धातु के फर्श पर टकराकर तेज आवाज हुई। वह कांपती आवाज में बोला, उसके घर में सचमुच जाल लगे हुए हैं। मिस्टर रेड ने तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन तभी गलियारे में फैली लाल धुंध अचानक और घनी हो गई और उसी धुंध के भीतर से लाल कोट वाले आदमी की आवाज गूंजी। उसकी आवाज में लोगों को बहकाने वाली अजीब शक्ति थी। डरो मत, वह अकेला है, बस अंदर घुस जाओ, तुम सब अमर हो जाओगे, फिर कभी इस भयानक ठंड से नहीं जूझना पड़ेगा। जो लोग अभी पीछे हटे थे उनकी आंखें फिर से बदल गईं। वे सुस्त, खाली और पागल दिखाई देने लगे, मानो उन्होंने दर्द महसूस करना ही बंद कर दिया हो। वे कांटों पर चढ़ते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ तो अपने शरीर से ही जाल भरने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग सचमुच पागल हो गए हैं। उस लाल कोट वाले ने इनके दिमाग में आखिर क्या भर दिया है? मैं स्क्रीन पर उन विकृत चेहरों को देखता रहा और समझ गया, ये अब मेरे जैसे इंसान नहीं रहे। वे केवल लाल कोट वाले की कठपुतलियां बन चुके थे। लेकिन बाहर की समस्या ही एकमात्र समस्या नहीं थी। मेरे सामने इससे भी बड़ा संकट खड़ा था। बाहर इतनी अधिक बर्फ जमा हो चुकी थी कि छत पर लगे सौर पैनल पूरी तरह ढक गए थे। स्वतंत्र विद्युत प्रणाली बंद हो चुकी थी। कमबख्त, बैकअप बैटरी में सिर्फ 30% चार्ज बचा है। मुख्य दरवाजे की हीटिंग और एयर कंडीशनर लगातार बिजली खा रहे थे। अगर बिजली खत्म हो गई तो इंसुलेशन भी बाहर के -60 डिग्री तापमान से मुझे नहीं बचा पाएगा। मुझे बैटरी खत्म होने से पहले कोई समाधान निकालना होगा। या तो छत की बर्फ साफ करनी होगी या बाहर मौजूद इन बाधाओं को हटाना होगा। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम लोग जाने वाले नहीं हो तो मेरी दूसरी भेंट भी स्वीकार करो। मैं तेजी से ड्राइंग रूम में गया। छत में छिपे एक गुप्त हैंडल को खींचा। धीरे धीरे एक विशेष शक्तिशाली प्रकाश यंत्र नीचे उतरा। उसका लक्ष्य सीधा मुख्य दरवाजा था। मैंने सोचा, ये बर्फीले राक्षस और सम्मोहित इंसान शायद पराबैंगनी किरणों को पसंद नहीं करेंगे। मैंने स्विच दबा दिया। अचानक बैंगनी रंग की चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूट पड़ी। वह रोशनी पीप होल और दरवाजे की दरारों से निकलकर सीधे गलियारे में फैल गई। बाहर से दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी। जो पड़ोसी अभी तक उन्मादी थे वे आंखें पकड़कर जमीन पर गिरने लगे। लाल धुंध भी तेजी से छौंटने लगी और उसके भीतर से लाल कोट वाले आदमी का चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखों में पहली बार आश्चर्य था। पराबैंगनी दीपक, तुमने ऐसी चीज भी तैयार कर रखी है? मैं हंसा। मेरे पास इतनी तैयारियां हैं कि तुम्हारी समझ से बाहर हैं। पराबैंगनी प्रकाश ने अस्थायी रूप से भीड़ को पीछे धकेल दिया और लाल कोट वाला फिर छाया में गायब हो गया। मैंने तुरंत गैर जरूरी विद्युत उपकरण बंद कर दिए। हर यूनिट बिजली अब कीमती थी। लेकिन उसी समय मुझे एक अजीब बात याद आई। जब पराबैंगनी रोशनी उस पर पड़ी थी उसकी परछाई सामान्य नहीं थी। मैंने रिकॉर्डिंग को धीमी गति में चलाकर देखा और फिर मेरी सांस अटक गई। रोशनी के नीचे उसकी परछाई इंसान जैसी नहीं थी। वह एक विशाल राक्षस का आकार था। उसके शरीर से असंख्य टेंटेकल जैसे अंग निकल रहे थे। उसी क्षण मुझे समझ आ गया, वह किसी निदेशक का जुड़वां भाई नहीं था। वह इस अध्याय का असली बॉस था, या शायद इस पूरी इमारत के वास्तविक मालिक का अवतार। मैं अभी इस नई जानकारी पर विचार ही कर रहा था कि अचानक घर का तापमान तेजी से गिरने लगा। हालांकि सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं, फिर भी ड्राइंग रूम के बीचों बीच हवा में एक बर्फ का स्तंभ बनने लगा। ये क्या हो रहा है? क्या वह सीधे दीवारों को पार करके अंदर आ सकता है? बर्फ का स्तंभ तेजी से फैलने लगा और कुछ ही क्षणों में उसने लाल कोट वाले आदमी का रूप धारण कर लिया। इस बार उसने वह लाल कोट नहीं पहना था। उसका पूरा शरीर सफेद बर्फीली परत से ढका हुआ था और बेहद भयावह दिखाई दे रहा था। ली चिंग, क्या तुम्हें लगता है कि इस लोहे के खोल में छिपकर
कर तुम सुरक्षित हो। इस इमारत की हर ईंट और हर दीवार मालिक के नियंत्रण में है। जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो जिंदा बाहर निकलने की उम्मीद मत रखना। मैं झपट कर उस बर्फीले आदमी की ओर दौड़ा। मेरे इलेक्ट्रिक डंडे से नीली चिंगारियां निकल रही थीं, लेकिन मेरा शरीर उसके आर पार निकल गया, मानो वह सिर्फ एक होलोग्राम हो। हालांकि वह किसी प्रोजेक्शन जैसा लग रहा था, लेकिन उसके हाथों से निकलने वाली ठंड बिल्कुल असली थी। बैठक कक्ष का फर्श तुरंत जमने लगा। बर्फीली ठंड मेरे टखनों तक पहुंच गई। कम वक्त, क्या इस पर भौतिक हमला बेअसर है? जैसे ही उसका हाथ मेरी छाती को छूने वाला था, मुझे अचानक वह रहस्यमय हथियारों वाला बक्सा याद आ गया जिसे मैंने अब तक इस्तेमाल नहीं किया था। मैं लुढ़कता हुआ वहां पहुंचा और उसमें से लाल चमक छोड़ता हुआ एक पीला ताबीज नुमा कागज निकाल लिया। यह वही ली हुआ ताबीज था जो हथियार खरीदते समय उपहार में मिला था। कहा गया था कि यह हर प्रकार की अशुभ शक्ति और शीत विष को नष्ट कर सकता है। मुझे नहीं पता था कि यह सच में काम करेगा या नहीं। मैंने जोर से चिल्लाते हुए उस ताबीज को अपने इलेक्ट्रिक डंडे पर चिपका दिया और फिर दोबारा उस बर्फीले आदमी पर हमला किया। इस बार जैसे ही ताबीज ठंडी ऊर्जा से टकराया, वह अपने आप जल उठा। एक प्रचंड लाल अग्नि फूट पड़ी। वह आग डंडे के साथ फैलती हुई एक विशाल अग्नि तलवार का रूप ले गई। काम कर रहा है। अग्नि तलवार बर्फीले आदमी के शरीर से टकराई। वैसी आवाज आई जैसी तपता हुआ लोहा पानी में डालने पर आती है। बर्फीला आदमी दर्द से चीख उठा। उसकी धुंधली आकृति अचानक ठोस होने लगी। उसके चेहरे पर पीड़ा साफ दिखाई देने लगी। वह गरज कर बोला, यह शक्ति तुम्हारे पास यह कैसे हो सकती है? यह वस्तु इस अध्याय की नहीं है। मैं हंस पड़ा। मैं दूसरे संसार से आया हूँ। थोड़ा बहुत सामान साथ ले आया तो क्या हुआ? अब टूट जा। मैंने पूरी ताकत से अग्नि तलवार घुमाई। एक ही बार में उसका शरीर बीच से 2 टुकड़ों में कट गया। वह असंख्य बर्फीले कणों में बिखर गया, फिर अग्नि में जलकर पूरी तरह गायब हो गया। उसके नष्ट होते ही कमरे की ठंड कुछ कम हो गई। मैं इलेक्ट्रिक डंडे पर झुककर जोर जोर से सांस लेने लगा। ताबीज की शक्ति भी समाप्त हो चुकी थी। वह राख बनकर बिखर गया। बाल बाल बचा। अगर यह ताबीज ना होता तो आज मैं सचमुच बर्फ की मूर्ति बन गया होता। लेकिन मुझे आराम करने का मौका नहीं मिला। अचानक पूरी इमारत जोरों से कांपने लगी। यह भूकंप नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो इमारत के नीचे कोई विशाल जीव करवट बदल रहा हो। मॉनिटर पर मैंने देखा, गलियारों में जमा बर्फ काली पड़ने लगी थी। वह सड़ रही थी और उससे भयानक दुर्गंध निकल रही थी। जो पड़ोसी बर्फ की मूर्तियों में बदल गए थे, उनकी लाशें धीरे धीरे फर्श में धंसने लगी। अब क्या हो गया? काउंटडाउन तो अभी खत्म भी नहीं हुआ। मैंने टाइमर की ओर देखा। 6 घंटे शेष दिखाने वाला अंक अचानक तेजी से बदलने लगा। कुछ ही क्षणों बाद वह लाल चेतावनी संदेश में बदल गया। अध्याय का संतुलन भंग हो गया है। मालिक समय से पहले जाग गया है। मैं गुस्से से बड़बड़ाया। वाह, जब मुकाबला नहीं कर पाए तो पूरा खेल ही उलट दिया। मैं खिड़की की ओर भागा और जो दृश्य देखा उससे सांस अटक गई। कॉलोनी के बीचों बीच जमीन फट चुकी थी। एक विशाल अंधा गर्त खुल गया था। उस गर्त से एक विशाल काला पंजा बाहर निकला, इतना बड़ा कि उसका आकार समझना मुश्किल था। उसने हमारी इमारत की नींव को जकड़ लिया और धीरे धीरे पूरी इमारत को गर्त की ओर खींचने लगा। धातु टूटने की भयानक आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी। मैंने अपने उस प्रलय रोधी किले को देखा जिसे मैंने इतनी मेहनत से बनाया था। पूर्ण शक्ति के सामने वह कितना छोटा लग रहा था। मैं दांत भींच कर बोला, मुझे निगलना चाहते हो? पहले यह देख लो कि तुम्हारे दांत कितने मजबूत हैं। इमारत लगातार हिल रही थी, लेकिन कारण कोई भूमिगत दैत्य नहीं था, बल्कि उसकी नींव को व्यवस्थित रूप से नष्ट किया जा रहा था। कैमरों में मैंने देखा, नीचे वही लाल कोट वाला आदमी कई छोटी खुदाई मशीनों को निर्देश दे रहा था। वे भार वहन करने वाली दीवारों को तोड़ रहे थे। पागल हो गए हैं ये लोग। मुझे बाहर निकालने के लिए पूरी इमारत गिराने पर उतर आए हैं। मैंने अपनी दृष्टि में दिखाई दे रहे काउंटडाउन को देखा। मैं समझ रहा था कि यह किसी नए राक्षस के आगमन का संकेत है, लेकिन अब स्पष्ट हो गया था, यह तो भवन के ढांचे के ढहने की अंतिम चेतावनी थी। अगर इमारत 15 डिग्री से अधिक झुक गई तो मेरा यह सुरक्षित किला लोहे का ताबूत बन जाएगा। नहीं, मैं यूं बैठकर मरने वाला नहीं। अगर तुम लोग इमारत तोड़ना चाहते हो तो मैं भी खेल में अपना हिस्सा जोड़ता हूँ। मैं नियंत्रण पैनल की ओर भागा और आपातकालीन सुदृढ़ीकरण प्रणाली चालू कर दी। ये कुछ विशाल हाइड्रोलिक सपोर्ट थे, मूल रूप से भूकंप से सुरक्षा के लिए लगाए गए थे। अब यही पूरी इमारत की आखिरी उम्मीद बन चुके थे। टिके रहो, बस थोड़ा और टिके रहो। जैसे ही सपोर्ट जमीन में धंसे, इमारत का कंपन कुछ कम हो गया, लेकिन मैं जानता था कि यह अस्थायी समाधान है। मॉनिटर में देखा, जब जबरन तोड़फोड़ सफल नहीं हुई तो लाल कोट वाला आदमी कई बड़े पेट्रोल ड्रम मंगवा चुका था। वह अब आग लगाने वाला था। हालांकि दीवारें ऊष्मा सहिष्णु थीं, लेकिन लगातार जलने पर उनकी मजबूती कम हो जाती। मैं उसे नीचे खड़े आदेश देते हुए देखता रहा और समझ गया, असली मुकाबला अब शुरू हुआ है। कुछ ही देर में नीचे भीषण आग भड़क उठी। काला धुआं गलियारों और खिड़कियों की दरारों से ऊपर चढ़ने लगा। मैंने घर को लगभग वायुरुद्ध बना रखा था, फिर भी जलते तारकोल जैसी गंध भीतर पहुंच गई। मैं तुरंत सतर्क हो गया। रुको, क्या इस धुएं में जहर मिला है? इन लोगों ने आग में रबर और प्लास्टिक भी डाला है। यह चाल बेहद नीच थी। उन्हें पता था कि दरवाजा तोड़ना मुश्किल है, इसलिए वे मुझे धुएं से घुटन देकर मारना चाहते थे। मैंने तुरंत घर की आंतरिक वायु शोधन प्रणाली चालू कर दी, लेकिन फिल्टर की क्षमता तेजी से घट रही थी। इतने धुएं में यह अधिकतम 3 घंटे ही चल सकती थी। मैंने फिर कैमरे बदले। जो पड़ोसी पहले सम्मोहित किए गए थे, उन्हें हवा की दिशा वाली ओर खड़ा कर दिया गया था। उनके हाथों में गीले तौलिए थे और वे बिना किसी भाव के आग को देख रहे थे। मैं चिल्लाया, क्या तुम सब पागल हो गए हो? अगर आग फैल गई तो तुम भी नहीं बचोगे।
भेजोगे? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। लाल कोट वाला आदमी धुएं के बीच खड़ा था। वह धीरे धीरे कैमरे की ओर देखने लगा। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा रिमोट ऊपर उठाया। श्रीमान ली, जिद मत कीजिए, यह धुआं तो सिर्फ शुरुआत है। अगर आप अभी दरवाजा खोल दें और अपना सामान सब में बांट दें तो मैं वादा करता हूँ कि आपको सुरक्षित निकल जाओगे। सामान बांट दूं? मुझे तो लगता है तुम मुझे अपनी अगली लाल भुनी डिश बनाना चाहते हो। मैंने इंटरकॉम बंद कर दिया और रसोई की ओर चल पड़ा। अगर तुम्हें आग से खेलना है तो मैं तुम्हें धुएं के साथ आग का असली मजा चखाता हूँ। धुआं लगातार घना होता जा रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं घबराया। मैंने निगरानी प्रणाली को इंफ्रारेड मोड पर कर दिया और लाल कोट वाले की हर हरकत पर नजर रखने लगा। इस आदमी की गतिविधियां इतनी पेशेवर क्यों लग रही हैं? मैंने उसके हाथ में पकड़े रिमोट को झूम करके देखा। वह कोई साधारण रिमोट नहीं था, वह औद्योगिक विस्फोट कार्यों में इस्तेमाल होने वाला विशेष इग्निशन डिवाइस था। अचानक मेरे दिमाग में बिजली सी कौन थी। मुझे अपने पिछले जीवन में देखी हुई एक वांछित अपराधी की सूचना याद आ गई। याद आ गया, यह वही विस्फोट विशेषज्ञ है जो 10 साल से फरार था, जिसका उपनाम था होंग हू। इसे किसी चमत्कारी दवा से कोई मतलब नहीं। यह पूरी इमारत उड़ाना चाहता है ताकि नीचे छिपे अपने रहस्य को छिपा सके। मूल कहानी में यह हिस्सा कभी नहीं था। स्पष्ट था कि मेरे आने से उसकी पूरी योजना बिगड़ गई थी और उसे समय से पहले कदम उठाना पड़ा। तभी मुझे समझ आया कि वह बार बार मेरे घर में घुसने की कोशिश क्यों कर रहा था। जब मैंने घर को मजबूत किया था तब अनजाने में मैंने दीवारों के भीतर छिपी उसकी डेटोनेटर लाइनें काट दी थी। मैंने तुरंत मरम्मत के समय का विद्युत नक्शा निकाला। जांच करने पर सचमुच 8वीं मंजिल की भार वहन दीवारों में कुछ अज्ञात तार दिखाई दिए। मैं हंस पड़ा। तो मेरी किस्मत सचमुच अच्छी थी। घर की मरम्मत करते समय अनजाने में मैंने उसकी पूरी योजना चौपट कर दी। शायद लाल कोट वाले को भी यह समझ आ गया था। उसने बातचीत बंद कर दी, फिर एक काला ब्रीफकेस उठाया और अग्नि सीढ़ियों के रास्ते 8वीं मंजिल पर चढ़ने लगा। कुछ ही देर में वह मेरे दरवाजे तक पहुंच गया। इस बार उसके साथ न कोई काला भालू था और न कोई अन्य साथी। वह अकेला आया था। उसने दरवाजे के किनारे ड्रिलिंग शुरू कर दी। वह सीधा दिशात्मक विस्फोट लगाने की तैयारी कर रहा था। मैं इंटरकॉम से बोला, मेहनत बेकार है, तुम्हारे डेटोनेटर के तार तो मैं घर की मरम्मत के दौरान कब का कचरा समझकर काट चुका हूँ। दरवाजे के बाहर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसकी ड्रिल रुक गई। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज सुनाई दी, तुम सचमुच बहुत कुछ जानते हो, अब तो तुम्हें हर हाल में खत्म करना पड़ेगा। मैंने जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि इमारत उड़ाकर भाग जाओगे? पुलिस ने इलाके को पहले ही घेर लिया है। जो धमाके अभी हुए हैं उन्होंने सबको सतर्क कर दिया होगा। अगर अभी भाग जाओ तो शायद बच भी सकते हो। असल में मैं झूठ बोल रहा था। सिस्टम के कारण बाहरी दुनिया को यहाँ की कोई खबर नहीं थी, लेकिन मुझे उसकी मानसिक स्थिति तोड़नी थी। वह हंसा, मुझे धोखा मत दो। 5 किलोमीटर के दायरे में मेरे सिग्नल जैमर काम कर रहे हैं। ली चिंग, तुम समझदार आदमी हो, बस उन टूटे हुए तारों को फिर से जोड़ दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मैं ठंडी हंसी हंसा, मुझे छोड़ दोगे? जो अपने ही लोगों को उड़ाने को तैयार है वह मुझे छोड़ देगा। मॉनिटर में मैंने देखा कि नीचे खड़े पड़ोसियों के बीच हलचल शुरू हो गई थी। उन्होंने उड़ा देने वाली बात सुन ली थी। लाल कोट वाले के झूठ धीरे धीरे टूट रहे थे। जब उसे समझ आया कि मनोवैज्ञानिक दबाव काम नहीं कर रहा तो उसने दिखावा छोड़ दिया। उसने सीधे दरवाजे की दरार में प्लास्टिक विस्फोटक ठूंस दिया। अगर सहयोग नहीं करोगे तो अपने इस किले के साथ आसमान में उड़ जाओ। मैं विस्फोटक की ताकत अच्छी तरह जानता था। बिना देर किए मैं शयन कक्ष में भागा और उस हरे बटन को दबा दिया जिसे मैंने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया था। पूरे घर की अग्नि नियंत्रण और विस्फोट रोधी प्रणाली। मैं बड़बड़ाया, मुझे उड़ाना चाहते हो? पहले ठंडे झाग का स्वाद चखो। अचानक दरवाजे के बाहर भारी मात्रा में अग्निशमन पाउडर और झाग निकलने लगा। कुछ ही सेकंड में उसने पूरे विस्फोटक को ढक लिया। साथ ही मैंने उच्च आवृत्ति हस्तक्षेप प्रणाली भी चालू कर दी। उम्मीद थी कि इससे उसके इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर प्रभावित होंगे। उसी समय इमारत के बाहर से हेलीकॉप्टर की तेज आवाज गूंज उठी। एक विशाल सर्चलाइट ने धुएं को चीरते हुए हमारी मंजिल को रोशन कर दिया। काउंटडाउन समाप्त हो चुका था। तभी मुझे समझ आया, नया अध्याय शुरू होने का अर्थ था बाहरी दुनिया से लगा प्रतिबंध हट जाना। लाल कोट वाले का चेहरा बदल गया। उसने विस्फोटक की परवाह किए बिना भागने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला था। अब जब आ ही गए हो तो खाली हाथ नहीं जाओगे। मैंने नियंत्रण प्रणाली से मुख्य दरवाजा संचालित किया। अचानक पीप होल से उच्च दाब आंसू गैस बाहर निकली। लाल कोट वाला दर्द से चीख उठा। वह संतुलन खोकर अग्नि सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। नीचे से विशेष बलों की आवाजें सुनाई देने लगीं। सम्मोहित पड़ोसी भी एक एक कर घुटनों के बल बैठ गए। मैं स्क्रीन पर बुझती हुई आग को देखता रहा और लंबे समय बाद राहत की सांस ली। आखिरकार सब खत्म हो गया। जब विशेष बलों ने खिड़की तोड़कर प्रवेश किया, मैं सोफे पर ढह चुका था, तेज तेज सांस ले रहा था। लाल कोट वाला आदमी आंसू गैस से बेहाल था। 2 जवान उसे घसीटते हुए नीचे ले जा रहे थे। मैंने हाथ उठाकर कहा, अधिकारी महोदय, गोली मत चलाइए, मैं पीड़ित हूँ और इस घर का मालिक भी। मुझे उस किले से बाहर निकाला गया जिसने आधे महीने से अधिक समय तक मेरी रक्षा की थी। दरवाजे से बाहर निकलते ही मैंने देखा पूरा गलियारा हथियारबंद पुलिसकर्मियों से भरा हुआ था। कुछ पड़ोसियों का उपचार भी चल रहा था। वे लोग जो पहले मेरे दरवाजे पर हमला कर रहे थे अब एकदम बदल चुके थे। कोई कह रहा था, अधिकारी साहब, हमें मजबूर किया गया था, सब उस लाल कोट वाले की वजह से हुआ, उसने हमें धमकाया था। मैंने उन्हें देखा। कुछ समय पहले तक वे उन्मादी भीड़ थे, अब खरगोशों की तरह शांत थे। मैंने मन ही मन सोचा, इंसान का दिल काले भालू से भी अधिक बदलता है और शायद उससे भी सस्ता है।
है तभी एक पुलिसकर्मी दौड़ता हुआ आया। सर, नीचे आग वाली जगह पर प्रतिबंधित सामग्री मिली है। होंग हू ने भार वहन दीवारों में डेटोनेटर छिपा रखे थे। विस्फोटक विशेषज्ञों को बुलाना होगा। टीम लीडर ने मुझे गहरी नजर से देखा, फिर किसी को संकेत किया कि मुझे नीचे ले जाया जाए। जाते जाते मैंने अपने दरवाजे को आखिरी बार देखा। उस पर खरोंचें थीं, जलने के निशान थे, लेकिन उसने अपना काम निभाया था। उसने मुझे नरक के किनारे से वापस खींच लिया था। मैं एम्बुलेंस के पास बैठा था। मुझे लगा सब खत्म हो चुका है, लेकिन जब मेरी नजर अनजाने में उस परिचित काउंटडाउन पर पड़ी तो मेरा चेहरा जम गया। वह गायब नहीं हुआ था, बल्कि अब सुनहरे रंग में बदल चुका था। प्रथम चरण जीवित रहने की चुनौतीपूर्ण पुरस्कार, स्थायी संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण। द्वितीय चरण सत्य की जांच प्रारंभ। मैं दांत पीसते हुए बुदबुदाया, अभी भी खत्म नहीं हुआ? क्या यह प्रणाली मुझे मारकर ही दम लेगी? मुझे कॉलोनी के बाहर एक अस्थायी शिविर में रखा गया। आधिकारिक तौर पर यह सुरक्षा थी, लेकिन वास्तव में यह निगरानी जैसा ही था। होंग हू पूछताछ कक्ष में चुप बैठा रहा और पुलिस की जांच बार बार रुकती रही। एक अधिकारी हैरानी से बोला, यह कैसे संभव है? इस कॉलोनी के डेवलपर से जुड़ी सारी जानकारी मिटा दी गई है। मैंने अपने किले के एनक्रिप्टेड नेटवर्क का उपयोग किया और प्रॉपर्टी प्रबंधन के डेटाबेस में प्रवेश किया। वहां मुझे एक चौंकाने वाली बात मिली। इस इमारत के सभी निवासी, यहाँ तक कि मैं भी, एक विशेष निगरानी सूची में दर्ज थे। काले भालू का हमला कोई दुर्घटना नहीं था। भीषण ठंड शायद प्राकृतिक घटना रही हो, लेकिन होंग हू का यहाँ पहुंचना निश्चित रूप से किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। मुझे प्रेशर टेस्ट नाम की एक फाइल मिली। तब पता चला कि यह पूरा आवासीय परिसर डीप स्पेस फॉर्मा नाम की एक कंपनी का प्रयोग क्षेत्र था, जिसका उद्देश्य अत्यधिक दबाव की परिस्थितियों में मनुष्यों के व्यवहार और निर्णय तर्क का परीक्षण करना था। तो इसका मतलब हम सब प्रयोगशाला के चूहे थे। काला भालू भी उन्हीं ने छोड़ा था और होंग हू को भी उन्हीं ने भेजा था। मैं अभी और गहराई से जांच करने ही वाला था कि तंबू के बाहर तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत मोबाइल छिपा दिया और मोड़ने वाले बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक करने लगा। वो लीचिंग अभी तक नहीं बोला। उसके पास जो घर मजबूतीकरण की योजना है वह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। वह हर हाल में हासिल करनी होगी। मेरा दिल धक से रह गया। तो उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी थी। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी मैनेजर भी उनका आदमी था। मैं मन ही मन बोला, अगर खेलना ही है तो मैं यह पूरा खेल पलट दूंगा। गार्ड बदलने के दौरान मिले अवसर का फायदा उठाकर मैं शिविर से निकल गया। मैं भागा नहीं, गश्ती दलों से बचते हुए फिर उसी इमारत में लौट गया जो अब पूरी तरह खाली हो चुकी थी। घर जैसा आराम कहीं नहीं। भले ही यह अब सिर्फ एक खाली खोल हो, लेकिन पलटवार करने का मौका यहीं मिलेगा। फिंगरप्रिंट लॉक से मैंने फिर अपने घर में प्रवेश किया। मेरे लौटते ही प्रणाली सक्रिय हो गई। अवैध घुसपैठियों का पता चला है। क्या स्वचालित रक्षा प्रणाली सक्रिय की जाए? मैंने आदेश दिया, अभी नहीं, सारी निगरानी मेरे मोबाइल से जोड़ दो। मैं देखना चाहता हूँ कि ये तथाकथित वैज्ञानिक आखिर करना क्या चाहते हैं। कैमरे में सफेद सुरक्षात्मक सूट पहने कुछ लोग दिखाई दिए। वे चुपके से बेसमेंट में घुस रहे थे। उनके हाथों में बड़े बड़े बक्से थे जो किसी नमूना संग्रह उपकरण जैसे लग रहे थे। तो यह लोग प्रयोग के सबूत मिटाने आए हैं। अगर इन्हें सफल होने दिया तो मैं कभी खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाऊंगा। मैंने बैठक कक्ष के फर्श के नीचे छिपा हुआ एक शक्तिशाली सिग्नल ट्रांसमीटर निकाला। घर की मरम्मत के दौरान मैंने इसे अंतिम हथियार के रूप में रखा था। यह 1 किलोमीटर के दायरे में सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निष्क्रिय कर सकता था। सबूत मिटाना चाहते हो? पहले अपने उपकरणों को कबाड़ बनते देखो। मैंने स्विच दबा दिया। पूरी इमारत की बिजली एक क्षण के लिए झपकी। बेसमेंट से घबराई हुई चीखें सुनाई दी। उसी समय प्रॉपर्टी मैनेजर कुछ गुंडों के साथ मेरा दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। उसे लगा था कि मैं अभी भी शिविर में हूँ, लेकिन मैं आराम से झूला कुर्सी पर बैठा कोला पी रहा था। मैं मुस्कुराया। मैनेजर साहब, आधी रात को चाय पानी का इंतजाम? काफी मेहनती निकले। वह ठंडी नजर से बोला, ली छिंग, तुम सचमुच एक अनियंत्रित तत्व हो। वह फाइल मुझे दे दो। मैं कंपनी से कहकर तुम्हें साझेदार बनवा सकता हूँ। मैं हंस पड़ा। साझेदार? होंग हू की तरह इस्तेमाल होने वाला साझेदार या पड़ोसियों की तरह प्रयोग का नमूना? गुंडे मेरी ओर बढ़े, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं घबराया। एक बात बताना भूल गया, इस कमरे का फर्श अभी बिजली से भरा हुआ है। मैंने कुर्सी के हत्थे पर लगे बटन को दबा दिया। अगले ही क्षण चीखें गूंज उठी। गुंडे मेरे पास पहुंचने से पहले ही उच्च वोल्टेज से गिर पड़े। मैनेजर रबर के जूते पहने हुए था, इसलिए बच गया, लेकिन उसने बंदूक निकालकर सीधे मेरे सिर पर तान दी। तुम्हें लगता है ये चालें तुम्हारी जान बचा लेंगी? मर जाओ। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, मैंने छत पर लगी उच्च दाब जल प्रणाली सक्रिय कर दी। तेज पानी की धारें निकल पड़ी। उसकी दृष्टि बाधित हो गई और पूरा कमरा एक विशाल चालक में बदल गया। मैं मुस्कुराया। अलविदा मैनेजर। अगली बार प्रयोग करने से पहले किसी ऐसे पड़ोसी को चुनना जो घर सजाने का शौकीन न हो। बिजली पानी के साथ उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वह कुछ क्षण कांपता रहा, फिर निर्जीव होकर गिर पड़ा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण बैठक कक्ष में पहुंची। तब तक भारी संख्या में पुलिस वाहन पूरे परिसर को घेर चुके थे। इस बार सिर्फ विशेष बल नहीं आए थे, एक विशेष जांच दल भी पहुंचा था। मैंने उनके सामने सारे सबूत रख दिए और देखा कि डीप स्पेस फॉर्मा के वरिष्ठ अधिकारी एक एक करके हथकड़ी पहनकर ले जाए जा रहे हैं। उसी क्षण वह काउंटडाउन जो इतने दिनों से मेरा पीछा कर रहा था, आखिरकार शून्य पर पहुंच गया। फिर वह हरे रंग की एक पंक्ति में बदल गया। सभी अध्याय पूर्ण। मेजबान को आजीवन सुरक्षित निवास अधिकार प्रदान किया जाता है। प्रणाली आधिकारिक रूप से समाप्त की जाती है। मैंने धीरे से कहा, क्या अब मैं एक सामान्य इंसान बन सकता हूँ? धीरे धीरे सभी पड़ोसी वापस लौट आए। उनकी
उनकी आंखों में अब भी मेरे प्रति भय और सम्मान मिला जुला था। लेकिन अब कोई मेरे दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत नहीं करता था, न ही कोई समूह में नैतिक दबाव बनाने की कोशिश करता था। सुप्रभात श्रीलिन, सुप्रभात वांग दादा। मैं अपने किले में लौट आया। दीवारों पर लगी स्टील प्लेटें अभी भी थीं। पीप होल में लगा नुकीला कांटा भी नहीं हटाया गया था। इस अनिश्चित दुनिया में इन ठंडी धातुओं ने मुझे सबसे अधिक सुरक्षा दी थी। भले ही प्रणाली चली गई हो, लेकिन मैं इस पूरी व्यवस्था को हटाने वाला नहीं था। आखिर कौन जानता है, कल फिर कोई नया काला भालू मेरे दरवाजे पर दस्तक दे दे।